है उस पर जाने से पहले आपको इंडिकेशंस पता होनी चाहिए कि किन कंडीशंस में आपको टॉन्सिल्स निकालने पड़ते हैं। अगर पेशेंट को रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस है, रिकरेंसेस कितने अभी देख लेते हैं, 7 अटैक्स इन 1 ईयर। अगर इस साल मुझे 2024 में एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के 7 अटैक आए हैं तो लाजमी मुझे टॉन्सिलेक्टमी करवानी पड़ेगी। या फिर 5 अटैक्स इन अ ईयर फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, जैसे कि 2023 में मुझे 5 अटैक आए थे और 2024 में भी 5 अटैक आए हैं, तो इस केस में भी टॉन्सिलेक्टमी करवाएंगे। या फिर 2024 में 7 अटैक आए हैं तो भी टॉन्सिलेक्टमी करवाएंगे। देखो, या तो 7 अटैक एक ईयर में, या फिर 5 अटैक 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, या फिर 3 अटैक्स 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में, यानी कि 2022, 23, 24। 22 में मुझे कितने अटैक्स आए थे? 3 अटैक आए थे। 23 में भी 3 अटैक, 24 में भी 3 अटैक। तो इस केस में भी आप टॉन्सिलेक्टमी करते हो। पेशेंट को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस है, सिम्टम्स कंटिन्यूस है, मेडिकल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहा है, आप कोमाक्सिक्लेव दिए जा रहे हो, स्टेट IV एंटीबायोटिक्स, कोई चीज़ें ये जो है बेटा वो इम्प्रूव नहीं कर रही, तो यू हैव टू गो विद द टॉन्सिलेक्टमी। इतने इनलार्ज टॉन्सिल हो गए हैं कि वो स्वालोइंग, रेस्पायरेशन, स्पीच बिल्कुल ऐसे ये एक टिपिकल इंडिकेशन है, ये टिपिकल इंडिकेशन है आपके टॉन्सिलेक्टमी की। इतने इनलार्ज हो गए, यहाँ पे रेस्पायरेशन भी मजाल बन गई है, स्वालो करना भी मजाल बन गया है, और स्पीच भी मुश्किल बन चुकी है। तो इसमें भी हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। अगर क्विंसी डेवलप हो गई है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जैसे द पेरीटॉन्सिलर एब्सिस, तो फिर भी हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। सही है, आफ्टर 1 अटैक ऑफ द क्विंसी, यानी कि अगर आपको क्विंसी डेवलप होता है पेरीटॉन्सिलर एब्सिस, तो उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद टॉन्सिलेक्टमी करते हो आप। सही है, इस तरीके से। और टॉन्सिलेक्टमी जब आप करते हो तो उससे बायोप्सी भी लेते हो इन द यूनिलैटरली इनलार्ज टॉन्सिल। देखो ना, अगर आपका एक साइड का टॉन्सिल इनलार्ज है और आपको लगता है कि टॉन्सिल के अंदर न्यूप्लाज्म है, टॉन्सिल के अंदर मैलिग्नेंसी है, तो आप क्या करते हो? पूरा टॉन्सिल निकालते हो। देखो, दो साइड के टॉन्सिल हैं, एक साइड का टॉन्सिल नॉर्मल है, एक साइड का टॉन्सिल इनलार्ज है, तो आपको शक होगा कि क्योंकि नॉर्मली टॉन्सिलाइटिस होती है तो दोनों साइड के टॉन्सिल इनलार्ज होते हैं ना, लेकिन अगर एक साइड का टॉन्सिल नॉर्मल है, एक साइड का टॉन्सिल बड़ा है, तो सस्पिशन होती है कि ये मैलिग्नेंसी तो नहीं है, तो फिर आप पूरा टॉन्सिल निकालते हो, फिर उसकी बायोप्सी करते हो। सही है, हिस्टोपैथोलॉजी, फिर देखते हो कि इसके अंदर मैलिग्नेंसी है या नहीं है। पेशेंट को फेरिंजियल डिप्थेरिया होती है ना, तो भी हम टॉन्सिल निकाल देते हैं। क्यों फेरिंजियल डिप्थेरिया में टॉन्सिल क्यों निकालते हैं? कैरियर स्टेट की वजह से, क्योंकि फेरिंजियल डिप्थेरिया ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर जो डिप्थेरिया बैक्टीरिया होता है वो जाके कैरियर स्टेट में चला जाता है, टॉन्सिल के अंदर जाके छुप जाता है। हालांकि फेरिंजियल डिप्थेरिया फेरिंग्स का इन्फेक्शन है, लेकिन इसका जो बैक्टीरिया होता है वो टॉन्सिल के अंदर जाके कैरियर स्टेट में चला जाता है, छुप जाता है। तो हम पहले ही टॉन्सिल को निकाल देते हैं ताकि फेरिंजियल डिप्थेरिया कैरियर स्टेट में ना चला जाए। सही है बच्चा, इस तरीके से। या फिर उसके अलावा जब दूसरी कॉम्प्लिकेशंस मौजूद हों एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की, तो भी हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। दूसरी कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, जैसे कि रूमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ये मैंने पीछे बताई थी। सही है, तो हम इस केस में टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। सही है बच्चा, ओके। कुछ और इंडिकेशंस लाइक टॉन्सिलर स्टोन्स एंड द सिस्ट, टॉन्सिल में स्टोन मौजूद है, सिस्ट मौजूद है, तो भी टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। एज एन अप्रोच टू द स्ट्रक्चर्स इन इट्स बेड लाइक ग्लोसोफेरेंजियल नर्व स्टाइलॉइड प्रोसेस। अगर फ़र्ज़ करो हमने देखे ना बेटा, टॉन्सिल के बेड पे से गुजरती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है, तो अगर हमने ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को अप्रोच करना है तो हमें पहले टॉन्सिल को निकालना पड़ेगा, तो इसलिए भी हम टॉन्सिलेक्टमी करते हैं। कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ दिस प्रोसीजर, अगर एक्यूट अटैक चल रहा है टॉन्सिलाइटिस का या बॉडी में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन मौजूद है अपर, नेवर परफॉर्म द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल्स। अनकंट्रोल्ड क्लॉटिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें तो कोई भी ऑपरेशन नहीं करते। 3 साल से छोटा बच्चा है उसमें भी नहीं करते, अनीमिक है उसमें भी नहीं करते, अनकंट्रोल्ड सिस्टमिक डिजीज़ है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, कार्डियक रीनल डिजीज़ है, इसमें तो कोई भी ऑपरेशन नहीं करते। टॉन्सिलेक्टमी क्या, सही है। अब बात करेंगे हम प्रोसीजर की। प्रोसीजर के बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर और ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस के बाद फिर उसके बाद एक और इसकी एक्चुअली कॉम्प्लिकेशन है क्विंसी, उसको डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें देखें जस्ट अ सेकेंड, इसका प्रोसीजर जो है ना टॉन्सिलेक्टमी का,
ट्रांसलेक्टमी की जाती है अंडर जीए, ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड। और नेज़ल या ओरल ईटीटी पास करते हैं, ठीक है। ट्रांसलेक्टमी करने से पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है और ईटीटी पास किया जाता है, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास की जाती है, नोज़ के थ्रू या माउथ के थ्रू। क्यों? अरे भाई, आप माउथ के अंदर इतना बड़ा ऑपरेशन कर रहे हो, पेशेंट सांस कहाँ से लेगा, ब्रीथ इन कैसे करेगा? आप टॉन्सिल का ऑपरेशन कर रहे हो, आपने नीचे से मुंह भी बंद किया हुआ है, ऊपर से नोज़ भी बंद है, नेज़ोफेरिंक्स भी बंद है, सांस कैसे लेगा पेशेंट? ऐसा हो कि पेशेंट जो है वो ऑपरेशन के दौरान ही उसकी रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी हो जाए और उसकी डेथ हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं करना ना। तो इसलिए हम उसकी ईटीटी पास करते हैं। एंडोट्रेकियल ट्यूब क्या करती है, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन देती रहती है बाहर से, और उसकी जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो अफेक्ट नहीं होती। और ईटीटी के खैर और भी फ़ायदे होते हैं, इसके थ्रू हम एनेस्थीसिया भी नीचे पास कर सकते हैं। सही है। पेशेंट की पोजीशन बेटा सुपाइन पोजीशन में होता है, हेड एक्सटेंड करके रखते हैं बाय प्लेसिंग द सैंड बैग अंडर द शोल्डर, और उस पोजीशन को कहते हैं रोजेस पोजीशन। कुछ ऐसी पोजीशन होती है, पेशेंट सुपाइन में है, हेड जो है एक्सटेंडेड है, नीचे सैंड बैग पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं रोजेस पोजीशन, ठीक है, रोजेस पोजीशन। अच्छा जी, रोजेस पोजीशन कहते हैं इसको। अच्छा, और उसके बाद माउथ को वाइड ओपन करने के लिए क्या करें, माउथ को वाइड ओपन करने के लिए बॉयल्स डेविस माउथ गैग डालते हैं, और इस माउथ गैग को, इस इंस्ट्रूमेंट को ऊपर पकड़ने के लिए सस्पेंड कर देते हैं ड्राफिन सस्पेंशन रॉड में। तो ये देखो, माउथ को वाइड ओपन जब तक नहीं करेंगे तब तक अंदर टॉन्सिल के पास कैसे जाएंगे। ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है ना, ये बॉयल्स क्या कहते हैं, बॉयल्स डेविस माउथ गैग है, और इसको ऊपर सस्पेंड करके रखा हुआ है, देख रहे हो, ऊपर लटका के रखा हुआ है, ताकि इसको हमें पकड़ना ना पड़े, हम अपना ऑपरेशन अंदर करते रहें, माउथ खुला रहे। तो बॉयल्स डेविस माउथ गैग क्या करता है, माउथ को खोल के रखता है और इसको हम ऊपर सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं। किसके साथ, किसकी मदद से? ड्राफिन सस्पेंशन रॉड की मदद से। सही है बच्चा। इस तरीके से 2 मेथड होते हैं ट्रांसलेक्टमी परफॉर्म। अभी तक आपको ये पता चल गया कि जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, पेशेंट की पोजीशन क्या होती है, माउथ कैसे खोलते हैं, और अब 2 मेथड होते हैं, एक तो डायसेक्शन मेथड होता है, एक होता है डायथर्मी मेथड। सही है। डायसेक्शन मेथड और डायथर्मी मेथड से हम ट्रांसलेक्टमी कर सकते हैं। अच्छा बेटा, खैर कोई भी आप मेथड करो, लेकिन जो प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले काम करते हो आप टॉन्सिल को ग्रेस्प करते हो। पहले टॉन्सिल को आप ग्रेस्प करोगे, पकड़ोगे, राइट बेटा। और टॉन्सिल को होल्ड किससे करते हैं? सबसे पहली चीज़ टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप की मदद से। सही है। एंड देन टॉन्सिल इज़ ग्रेस्प्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप, एंड इट इज़ पुल्ड मीडियली, ठीक है। और इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में हम एक इंसिजन देते हैं, नाइफ से, सिजर से या डायथर्मी से। समझ आई बात? अगर ये आपकी ओरल कैविटी है, सही है, और उसमें ये इनलार्ज्ड टॉन्सिल मौजूद है, इनलार्ज्ड टॉन्सिल मौजूद है, सही है। सबसे पहला आप क्या काम करोगे, टॉन्सिल होल्डिंग फॉर्सेप की मदद से इसको आप ग्रेस्प करोगे, पकड़ोगे, पकड़ के इसको आप मीडियली बाहर की तरफ पुल करोगे ताकि इसकी विजिबिलिटी अच्छी हो, क्योंकि लेटरली तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, मीडियली जो माउथ है उसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। सही है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे आगे एक इंसिजन दोगे नाइफ की मदद से, सिजर की मदद से, ताकि विजिबिलिटी हो, एक्सपोज हो सरफेस, ठीक है। एंड देन टॉन्सिल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बेड बाय द टॉन्सिलर डाइसेक्टर और बाय डायथर्मी टिल द लोअर पार्ट ऑफ द पेडिकल इज रीच्ड। क्या काम करते हैं बेटा, जो टॉन्सिल है उसको इसके नीचे बेड से, टॉन्सिल है ना, इसके नीचे बेड है, इस टॉन्सिलर बेड, इस टॉन्सिल को इस टॉन्सिलर बेड से सेपरेट करते हैं डायथर्मी यूज़ करके, टॉन्सिलर डाइसेक्टर यूज़ करके। इतना हम इसको नीचे से डाइसेक्ट करते हैं ताकि जब तक इस टॉन्सिल का जो नीचे वाला पोल है ना वो नहीं दिख जाता। सही है। ओके, टिल द लोअर पोल आर द पेडिकल इज रीच्ड। और फिर हम पेडिकल को कट करते हैं ताकि जो फ्लोर है, यानी कि देखो ना, अगर सबसे पहली चीज़ आपने क्या की, टॉन्सिल को ग्रेस्प किया, ग्रेस्प करके इसको मीडियली पुल किया, एंटीरियर इंसिजन दिया, कोशिश की आपके कि इस टॉन्सिल को, इसका टॉन्सिलर बेड जो है उससे आप सेपरेट करो। पहले तो आप टॉन्सिलर डाइसेक्टर की मदद से इसको आप सेपरेट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। फिर कुछ यूँ हो जाएगा, देखो ये आपकी ओरल कैविटी, ये आपका टॉन्सिल जो है अब टॉन्सिलर बेड से सेपरेट हो गया, एक पेडिकल है जो कि टॉन्सिलर बेड से कनेक्टेड है, ठीक है। फिर क्या करोगे, आप इस पेडिकल को जो है, या देखो ना, यहाँ तक आप अगर आ जाओ
टॉन्सिल इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स बेड बाय द टॉन्सिलर डायसेक्टर। देखो बेड से सेपरेट कर दिया टॉन्सिलर डायसेक्टर की मदद से या फिर डायथर्मी की मदद से। इतना करते हैं कि जब तक इसका लोअर पोल या ये पेडिकल नहीं दिख जाता, सही है। फिर पेडिकल को कट करते हैं बाय द टॉन्सिलर स्नेयर, डायथर्मी आर द सीजर। आफ्टर अप्लाइंग द नेगस फॉर्सेप ऑन इट्स पेडिकल, इसके पेडिकल को नेगस फॉर्सेप से पकड़ते हैं और इसको कट कर देते हैं। कट कैसे करते हैं? टॉन्सिलर स्नेयर से या फिर डायथर्मी से, ठीक है बेटा। एंड आल्सो द टॉन्सिलर बेड इज चेक्ड फॉर द ब्लीडिंग। द बेड में देखते हैं कि किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। एंड द प्रोसीजर इज द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड ऑन द अपोजिट साइड। इस वाले टॉन्सिल की तरफ भी हम सेम प्रोसीजर करते हैं। एक क्विक रिकैप करते हैं। ये रहा आपका टॉन्सिल, इसको टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप से पकड़ेंगे, मीडियली पुल करेंगे, एंटीरियर इंसिजन देंगे, इसको फ्लोर से सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? टॉन्सिलर डायसेक्टर आता है या फिर डायथर्मी की मदद से, जब तक ये लोअर पोल या फिर ये इसका पेडिकल नहीं दिख जाता। फिर पेडिकल को नेगस फॉर्सेप से पकड़ेंगे, कट कर देंगे, ख़त्म बात। देखेंगे फ्लोर में किसी किस्म की ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर उसको उस हिसाब से मैनेज करेंगे। सेम प्रोसीजर दूसरी साइड पे भी अप्लाई होगा, सही है बेटा। हीमोस्टेसिस इज अचीव्ड आइदर बाय कोआगुलेशन डायथर्मी। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम कोआगुलेशन डायथर्मी करते हैं या फिर ट्राई करते हैं कि वो ब्लीडिंग वाली साइड को हम सिल्क के सूचर से या सिल्क सूचर से उसको सूचर करते हैं, सही है बच्चा। इस तरीके से ये मेथड होता है। ये देखो यहाँ पे भी थोड़ा दिखाया हुआ है कि इन्होंने टॉन्सिल होल्डिंग फोर्सेप से टॉन्सिल को पकड़ लिया, मीडियली पुल कर लिया। मीडियली पुल करने के बाद ये देखो टॉन्सिलर डायसेक्टर यूज़ करके इसके फ्लोर को, इसको टॉन्सिल का जो बेड है उससे सेपरेट किया, सही है। इतना सेपरेट किया कि ये पेडिकल दिख गया और इस पेडिकल को फिर नेगस फॉर्सेप से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से कट कर देंगे, पूरा टॉन्सिल बाहर आ जाएगा। पहले टॉन्सिलर डायसेक्टर यूज़ किया, इसके फ्लोर को उठाया और इसका जो बेड है टॉन्सिल का वो दिख गया, पेडिकल दिख गया। जब तक ये टॉन्सिलर डायसेक्टर लगाते रहेंगे जब तक आपको ये पेडिकल नहीं दिख जाता। फिर पेडिकल को नेगस फॉर्सेप से पकड़ो और इसको यहाँ से काट दो। दूसरे लेटेस्ट मेथड जो बेटा टॉन्सिलेक्टमी के लिए आते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रो डिब्राइडर, कोब्लेशन टॉन्सिलेक्टमी, हार्मोनिक स्कैल्पल मेथड। तो ये कुछ लेटेस्ट इंटरवेंशंस हैं जिनकी मदद से टॉन्सिल को रिमूव किया जा सकता है, लेकिन जो टिपिकल टेक्निकल मेथड है वो यही है जो कि हमने प्रोसीजर डिस्कस किया। पोस्ट ऑपरेटिव केयर टॉन्सिलेक्टमी के बाद बेटा पेशेंट को लेटरल पोजीशन में रखते हैं जब तक वो फुली कॉन्शियस नहीं हो जाता, जब तक उसकी एनेस्थीसिया का असर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। क्यों लेटरल पोजीशन में रखते हैं? सुपाइन भी तो रख सकते थे ताकि कोई ब्लड, कोई ऑपरेशन के बाद जो फ्लूइड है वो नीचे एस्पायरेट करके लंग्स में ना चला जाए, और लंग्स में जाने के बाद देखो पेशेंट तो एनेस्थीसिया में, पेशेंट तो अनकॉन्शियस है, उसके गले से कोई चीज़ उतर के नीचे लंग्स में जाएगी तो वो उसको खांसी तो नहीं होगी क्योंकि वो एनेस्थीसिया में, सारा सिस्टम बंद है उसका। तो इसीलिए हम इसको लेटरल पोजीशन में रखते हैं ताकि कोई चीज़ नीचे एस्पायरेट होकर जाए ही नहीं जब तक वो एनेस्थीसिया से रिकवर नहीं होता। देखेंगे कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है उसको, अगर हो रही है तो फिर उसको हम साइट ऑफ ब्लीडिंग को बंद कर देंगे। बाकी ऑपरेशन के बाद वाइटल साइन, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर इसको रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहेंगे। ऑपरेशन के बाद 4 से 6 घंटे तक कुछ नहीं देना, ओरली कुछ भी नहीं देना। 4 से 6 घंटे के बाद लिक्विड डाइट स्टार्ट करते हो, हल्की सी आइसक्रीम, ठंडी चीज़ उसको देते हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है आप डाइट को ग्रेजुअली अलाउ करते हो कि पेशेंट को आप सॉफ्ट डाइट फिर सॉलिड डाइट भी दे सकते हो, लेकिन 4 से 6 घंटे के लिए कुछ नहीं देना। एनपीओ पे रखना है पेशेंट को, नथिंग पर ओरली, और फिर लिक्विड डाइट, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सॉलिड डाइट। ओरल हाइजीन को मेंटेन रखना है। ऑपरेशन के बाद लाजमी सूटेबल एंटीबायोटिक देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं ताकि पेन ना हो, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन ना हो, 1 हफ्ते के लिए तकरीबन 100 सही बेटा। रेगुलर फॉलोअप इज़ रिक्वायर्ड जब तक हीलिंग टॉन्सिलर बेड की कंप्लीट नहीं हो जाती, क्योंकि टॉन्सिलर बेड से आपने उखाड़ा है दरअसल टॉन्सिल को। इट्स अ लेम लैंग्वेज बट या एक्चुअली यू हैव प्लक्ड आउट द एंटायर टॉन्सिल फ्रॉम द बेड। तो देखते रहेंगे बार बार बेड को कि वो हील हुआ है कि नहीं, सही है बच्चा। इस तरीके से देन कम्स या सम ओके complications of the tonsillectomy. The complications of the tonsillectomy are the hemorrhage. 3 तरह की हेमरेज होती है, प्राइमरी, रिएक्शनरी, सेकेंडरी। जो हेमरेज होती है बेटा 3 तरह की होती है। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन टॉन्सिलेक्टमी की यही होती है कि ब्लड वेसल रप्चर होती है और हेमरेज होती है। एक होती है प्राइमरी हेमरेज। प्राइमरी हेमरेज इज़ द हेमरेज दैट अकर्स ऑन द ऑपरेशन टेबल आफ्टर द रिमूवल ऑफ द टॉन्सिल।
ठीक है, ड्यू टू इंजरी टू द पेराटॉन्सिलर वेन एंड इज़ द कॉमन काज ऑफ द टाइप ऑफ द हेमरेज। इसको ट्रीट करने के लिए ब्लेडर साइट को आप लाइगेट कर देते हो। समझ आई बात? आपने अभी अभी टॉन्सिलेक्टमी की और अभी पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में ही है, ओटी टेबल पे ही है पेशेंट, और उसी टाइम अगर हेमरेज हो जाए, साइट ऑफ ब्लीडिंग पेराटॉन्सिलर वेन, सही है, तो आप क्या करोगे? बाय द वे इस हेमरेज को जब ब्लीडिंग, अभी आपने ऑपरेशन किया और अभी पेशेंट जो है ओटी ही के अंदर है और ओटी बेड पे ही है, उस तरह की हेमरेज को हम प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। और उसके इसमें वेन जो होती है पेराटॉन्सिलर वेन होती है, जो कि जहाँ से ब्लीडिंग होती है, और उसको हम लाइगेट कर देते हैं। एक होती है रिएक्शनरी हेमरेज, इट अकर्स विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन। इट में अकर आइदर इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी इन द रिकवरी रूम और मे अकर इन द वार्ड। देखो क्या होता है, आपने ऑपरेशन किया, सही है, ऑपरेशन जाहिर सी बात है ऑपरेशन थिएटर में होता है। फिर ऑपरेशन करने के बाद आप पेशेंट को लेके जाते हो रिकवरी रूम में, रिकवरी रूम से फिर शिफ्ट कर देते हो वार्ड के अंदर, सही है। अगर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ही ब्लीडिंग हो जाए तो उसको प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग हो, या तो रिकवरी रूम में या तो वार्ड के अंदर, तो उसको हम कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज। विद इन 24 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन, ये इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी भी हो सकती है, रिकवरी रूम के अंदर, ऑपरेशन थिएटर में नहीं। अगर ऑपरेशन थिएटर में ही हो जाए तो वो प्राइमरी हेमरेज कहलाती है। लेकिन इतना गैप हो कि पेशेंट को आप ऑपरेशन थिएटर से निकाल के आपने रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो या फिर उससे भी देर या वार्ड के अंदर हो 24 घंटे के अंदर अंदर, तो इसको रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। इट अकर्स आइदर बिकॉज ऑफ द स्लिपिंग ऑफ द लाइगेचर और बाय द एलिवेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर व्हेन द हाइपोटेंसिव इफेक्ट्स ऑफ द जनरल एनेस्थीसिया आर ओवर। जैसे एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है तो एनेस्थीसिया आपको पता है हाइपोटेंशन कराती है। जब अचानक से एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है तो हो सकता है कि सडनली हाइपरटेंशन हो जाए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाए, और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। स्लिपिंग ऑफ द लाइगेचर अकर्स व्हेन इट इज़ लूज एंड वायोलेंट एफर्ट्स लाइक कफिंग, वॉमिटिंग, प्रीडिस्पोज। आप क्या होता है बेटा, आप लाइगेचर लगाते हो ना टॉन्सिल के अंदर ताकि पोस्ट ऑपरेटिवली ब्लीडिंग ना हो, ऐसा करते हो ना, जहाँ जहाँ से ब्लीड होती है उसको लाइगेट करते हो, लाइगेट करते जाते हो, क्लिम्स लगाते जाते हो ताकि ब्लीडिंग ना हो ऑपरेशन के बाद। लेकिन फ़र्ज़ करो वो जो लाइगेचर आपने लगाए हैं वो स्लिप हो जाएं ऑपरेशन के बाद, कफिंग की वजह से या फिर कोई और वॉमिटिंग की वजह से पोस्ट ऑपरेटिवली, तो अगर वो लाइगेचर स्लिप हो गए तो भी ब्लीडिंग होगी। सही है बेटा, इस तरीके से। तो अभी तक समझ आई बात? अगर ओटी रूम के अंदर ही ऑपरेशन के जस्ट बाद ब्लीडिंग हो तो उसको प्राइमरी हेमरेज कहते हैं। अगर ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर ऑपरेशन थिएटर से बाहर रिकवरी रूम में या तो वार्ड में हो जाए ब्लीडिंग तो उसको रिएक्शनरी हेमरेज कहते हैं। वजह क्या है? एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा। एनेस्थीसिया हाइपोटेंशन में रखती है पेशेंट को। एनेस्थीसिया का असर जैसे खत्म होगा, मुमकिन है कि सडन ब्लड प्रेशर हाई चला जाए तो उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर आपने जो लाइगेचर्स लगाए थे ब्लीडिंग को रोकने के लिए वो स्लिप कर जाएँ पोस्ट ऑपरेटिवली कफिंग की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, तो उस केस में भी रिएक्शनरी हेमरेज होता है। मैनेज कैसे करेंगे इस रिएक्शनरी हेमरेज को? अगर सीवियर रिएक्शनरी हेमरेज है तो उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट को वापस ओटी में ले जाते हैं और जो साइट ऑफ ब्लीडर है उसको हम लाइगेट कर देते हैं अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अगर माइनर डिग्री है तो फिर कैन बी मैनेज कंजर्वेटिवली बाय कीपिंग अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू आवर्स। द ब्लीडिंग में स्टॉप स्पॉन्टेनियसली। अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती खुद ब खुद तो फिर वही सीवियर वाला काम करेंगे, ओटी में ले जाएंगे, जनरल एनेस्थीसिया दे के लाइगेट कर देंगे। सही है बेटा, साइट ऑफ ब्लीडिंग को। अच्छा, रिएक्शनरी हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज, रिएक्शनरी हेमरेज के बाद आती है सेकेंडरी हेमरेज विच अकर्स आफ्टर द 20 आवर्स अंटिल द 14 डेज। 24 घंटों के बाद ऑपरेशन के 14 दिन तक अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसको सेकेंडरी हेमरेज कहते हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? टॉन्सिलर फोसा अगर हील ना हो, जहाँ पे आपने ज़ख्म दिया था, जहाँ पे इंसिजन दिया था वो हील ना करे, ब्लीड करता रहे। सही है। यूजुअली इट अकर्स ऑन द 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे या फिर उसके बाद, लेकिन उससे पहले नहीं होती अमूमन। इसकी वजह क्या है? जहाँ पे आपने इंसिजन दिया था वहाँ पे साइट ऑफ इंसिजन पे इन्फेक्शन हो जाए टॉन्सिलर बेड के अंदर, ठीक है, और उसकी वजह से स्मॉल ब्लड वेजल्स ओपन हो जाएं और हेमरेज हो। ठीक है, हेमरेज इसके अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, प्रोफ्यूज नहीं होती, बड़ी हल्की सी ब्लीडिंग होती है। सही है। और इसमें फ़ीवर भी होता है क्योंकि इन्फेक्शन होता है। तो इसके लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन सही हो जाएगा। इन्फेक्शन सही हो जाएगा तो ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। समझ आई बात बेटा कि सेकेंडरी हेमरेज क्या होती है? ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद 14 दिन से पहले जो ब्लीडिंग होती है। क्यों? जो टॉन्सिलर बेड है जहाँ पे आपने कट दिया था, वाउंड है,
अगर वो हील ना करे, उसके ऊपर इन्फेक्शन हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाएगी, एंटीबायोटिक तो सही हो जाएगी। सही है, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, पेशेंट को सीडेशन देते हैं, दैट्स इट। इफ़ द सेकेंडरी हेमरेज इज़ वेरी मच सीवियर एंड प्रोफ्यूज और वो एंटीबायोटिक से सही नहीं हो रही, तो फिर वो जो टॉन्सिलर फोसा होता है, फिर उसकी पैकिंग करनी पड़ती है और दोनों पिलर्स को स्टिच करना पड़ता है अंडर जनरल एनेस्थीसिया, और फिर कुछ दिन के बाद पैक रिमूव करते हैं और उम्मीद होती है कि ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। सही है बच्चा, इस तरीके से। तो एक तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हमने डिस्कस कर ली टॉन्सिलेक्टमी की, दैट इज़ हेमरेज, प्राइमरी हेमरेज, रिक्रिएशनरी और रिएक्शनरी और सेकेंडरी हेमरेज। सही है। अच्छा जी, इसके बाद एक और कॉम्प्लिकेशन है टॉन्सिलेक्टमी की, इंजरी टू ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स। हो सकता है आप टॉन्सिलेक्टमी करते हो तो ओरल कैविटी को, फेरिंग्स को इंजर कर दें, जैसे कि ओरल कैविटी में लिप्स को आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगा दें, गम्स को, टीथ, टंग, पैलेट, इनको आप इंजर कर सकते हो ना बेटा। आप जब बॉयल्स डेविस से इतना ज़ोर से माउथ खोलते हो तो मुमकिन है कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ही डिसलोकेट हो जाए बाय एक्सेसिव एंड फोर्सफुल ओपनिंग ऑफ द माउथ। ठीक है। या फिर हो सकता है आप नेक को भी एक्सटेंड करके रखते हो ना, देखो ये आपने पीछे नेक को एक्सटेंड करके रखा हुआ है, तो मुमकिन है कि जो आपके इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हैं उनमें भी डिसलोकेशन या सबलेक्सेशन आ जाए, देखो, ड्यू टू द एक्सेसिव मैनिपुलेशन ऑफ द नेक। सही है। या उसके अलावा स्ट्रक्चर्स इन द टॉन्सिलर बेड, स्पेशली द सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल में भी इंजर्ड। इंजरी में मैंने 3 चीज़ें बताई जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं। एक इंजरी में बताया मैंने टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट का डिसलोकेट होना। सही है। सर्वाइकल वर्टिब्रा का डिसलोकेट होना। उसके अलावा जो टॉन्सिलर बेड के स्ट्रक्चर होते हैं जैसे कि सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल, ये भी इंजर हो सकता है। एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन बेटा आपके टॉन्सिलेक्टमी के एस्पायरेशन ऑफ द ब्लड। सही है। क्योंकि बेटा आपको पता है कि टॉन्सिलेक्टमी जब आप करते हो तो पेशेंट ज़ाहिर है जनरल एनेस्थीसिया में होता है, फुली कॉन्शियस नहीं होता, तो मुमकिन है कि, और आप जिस जगह पे ऑपरेशन कर रहे हो ना बेटा वो बड़ी सेंसिटिव जगह है। देखो आप ओरल कैविटी में, ओरोफेरिंग्स में ऑपरेशन कर रहे हो, उससे जस्ट नीचे जो है लेरिंग्स से ट्रेकिया है, और जो भी आप देखो ना ऑपरेट करोगे, टॉन्सिलेक्टमी करोगे, जो भी ब्लीडिंग होगी, फ्लूइड होगा, बहुत मुमकिन है कि वो नीचे चला जाएगा एस्पायरेट होके, हाँ ना, क्योंकि पेशेंट तो कॉन्शियस है नहीं। पेशेंट कॉन्शियस होता तो फिर समझ आता है कि अगर कोई उसका जो फ्लूइड बन रहा है ऑपरेशन के दौरान वो नीचे जा रहा होता ट्रेकिया में, तो वो कफ़ करके बाहर निकाल देता, लेकिन कफ़ रिफ्लेक्स तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि पेशेंट जनरल एनेस्थीसिया में है। सही है। तो इस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम पेशेंट को लेटरल कोमा पोजीशन में रखते हैं ताकि फ्लूइड एस्पायरेट होकर नीचे ना चला जाए। दूसरी कॉम्प्लिकेशन बेटा एनेस्थेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, एनेस्थीसिया की वजह से कार्डियक अरेस्ट, एटलेक्टेसिस, सेरेब्रल हाइपोक्सिया हो सकता है, पैलेट की इंजरी हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से ही होती है, सॉफ्ट पैलेट की इंजरी, फिर सॉफ्ट पैलेट की इंजरी की वजह से सॉफ्ट पैलेट फाइब्रोस हो जाती है, स्कार हो जाती है, और सॉफ्ट पैलेट साइज़ में छोटी हो जाती है स्कैरिंग की वजह से। सही है। इस तरीके से रेफर्ड ईयर एक हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है ऑपरेशन के बाद, क्योंकि गले में दर्द होता है तो वो पेन जो है वो कान में भी जा सकता है और रेफर्ड ऑटल्जिया हो सकती है। टॉन्सिलर रेमनेंट्स, आपने ऑपरेशन किया लेकिन कुछ रेमनेंट्स छोड़ दिए अंदर ड्यू टू इनएडिक्वेट रिमूवल। ठीक है। दिस रेमनेंट में अंडरगो हाइपरट्रॉफी लेटर ऑन एंड में लीड टू द रिकरेंट सोर थ्रोट। तो आप पूरी कोशिश करेंगे पूरे टॉन्सिल को निकाल दें, कोई उसका रेमनेंट रहना नहीं चाहिए। सही है। क्योंकि अगर रह गया तो फिर वो बाद में साइज़ में बड़ा हो जाएगा, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और फिर वो सोर थ्रोट कराएगा रिकरेंट बेसिस पे। सही है बच्चा। तो टॉन्सिलाइटिस को डिस्कस कर लिया और उसकी टॉन्सिलेक्टमी भी देख ली। अब आती है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस की एक बड़ी कॉम्प्लिकेशन, दैट इज़ द क्विंसी, जिसको हम पेरीटॉन्सिलर एब्सिस कहते हैं।